दफ्तर में कभी किसी के बगल में बैठे हुए आपने ध्यान दिया कि उसने अभी अभी किसी चुटकुले पर जोर से ठहाका लगाया है, मतलब एकदम जोर से। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है हमारे आसपास। तो क्या वो इंसान सच में खुश है या वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावटी मुस्कान पहने हुए है? ये बहुत ही गहरा और कड़वा सवाल है ना? और आज हमारे सामने जो रिसर्च और स्रोत सामग्री है ना, जिसे डे 27 मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का नाम दिया गया है, वो एक ऐसा आईना दिखाता है जो सच में किसी को झकझोर सकता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। अक्सर हम इस विषय पर बस ऊपरी बातें करके निकल जाते हैं। हाँ, पर आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन सिर्फ उस ऊपरी मुस्कान के बारे में बात करना नहीं है। हम ये समझेंगे कि इंसान आखिर क्या छुपा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है, और सबसे जरूरी बात कि जब अंदर का शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे शांत कैसे किया जाए। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जिस चीज को हम छिपा रहे हैं वो असल में है क्या। बिल्कुल, सामग्री में मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। हाँ, उसमें लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य का सीधा अर्थ है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। और ये मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है: इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और अपने जीवन को कैसे संभालता है। और इसी बात पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोचक तुलना आ रही है। अच्छा, कैसी तुलना? मतलब मैं सोच रहा था कि अगर हम एक इंसान की तुलना एक स्मार्टफोन से करें। स्मार्टफोन, ठीक है। तो जो हमारा शरीर है ना, वो उस फोन का हार्डवेयर है, और जो हमारा दिमाग है, सोचने का तरीका है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब OS। अरे वाह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली तुलना तो बहुत ही सटीक है ना? हाँ, मतलब जरा सोचिए, अगर फोन का हार्डवेयर बिल्कुल नया है, स्क्रीन में कोई खरोच नहीं, बैटरी एकदम फुल है। हाँ, बाहर से फोन एकदम चमचमा रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सोचने और महसूस करने का तरीका, वो अंदर से खराब हो गया है, उसमें कोई बग आ गया है। तो फोन ठीक से काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। क्या वो फोन जीवन के अलग अलग ऐप्स को संभाल पाएगा? काम का ऐप हो या रिश्तों का ऐप, सब कुछ क्रैश होने लगेगा ना। एकदम सही। और यहीं पर जो स्रोत में जीवन को संभालने वाली बात है वो अहम हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जैसे फोन का OS ये तय करता है कि बैकग्राउंड में कौन सा ऐप चलेगा, बैटरी कितनी खर्च होगी, ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं और सोच तय करती हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएंगे। हाँ, मतलब अगर सिस्टम में बग है तो निर्णय लेने की क्षमता भी तो खराब होगी। बिल्कुल, तनाव झेलने की ताकत कम हो जाती है। इंसान कॉग्निटिव ओवरलोड यानी मानसिक थकान का शिकार हो जाता है। मानसिक थकान, ये शब्द बहुत भारी है ना? और ऐसे में छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। सुबह बिस्तर से उठना या किसी छोटे से ईमेल का जवाब देना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। बाप रे। क्योंकि अंदर का सिस्टम पूरी तरह से धीमा पड़ चुका है। हाँ, वो हैंग हो रहा है। और मुझे लगता है कि यहीं से असल खतरे की शुरुआत होती है। जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो जीवन पर असर दिखने लगता है। सीधे तौर पर असर दिखता है। सामग्री में भी साफ लिखा है कि यदि मन स्वस्थ नहीं है तो खुशी संभव ही नहीं है। हाँ, इसका असर काम पर, रिश्तों पर और यहाँ तक कि सेहत पर भी पड़ता है। खतरे के संकेत भी बताए गए हैं स्रोत में, जैसे कि हमेशा उदास रहना। हाँ, और किसी भी चीज में खुशी ना मिलना, जरूरत से ज्यादा सोचना, मतलब ओवर थिंकिंग, और रात को नींद ना आना। बिल्कुल। यहाँ ना मैं एक बात पर रुकना चाहूंगा। ये जो लक्षण है कि किसी भी चीज में खुशी न मिलना, इसके लिए मनोविज्ञान में कोई खास शब्द होता है ना? जी हाँ, इसे मनोविज्ञान की भाषा में एनहेडोनिया कहते हैं। एनहेडोनिया? हाँ, और ये सिर्फ उदासी नहीं है। देखिए, उदासी तो एक सामान्य भावना है, हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं। सही बात है। लेकिन एनेडोनिया एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान के दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो काम करना ही बंद कर देता है। मतलब जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी वो अब नहीं मिलती। एग्जैक्टली। जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना या दोस्तों के साथ बाहर जाना, सब अचानक खोखला और बेमानी लगने लगता है। यार, ये तो बहुत डरावना है। बहुत डरावना है। दिमाग डोपामाइन जैसे खुशी देने वाले रसायनों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और जब इंसान को कहीं से खुशी नहीं मिलती तो वो दुनिया से कटना शुरू कर देता है। और फिर जब वो दुनिया से कटता है तो अपने ही ख्यालों में उलझ जाता है। यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती होगी। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ये ओवर थिंकिंग ना उस कार के इंजन की तरह है जिसे न्यूट्रल गियर में रखकर पूरी ताकत से रेस दी जा रही है। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। मतलब सोचिए ना, गाड़ी स्टार्ट है, गियर न्यूट्रल में है और एक्सेलरेटर पूरा दबा हुआ है। इंजन जोर से आवाज कर रहा है। हाँ, ईंधन यानी मानसिक ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही है।
इंजन गर्म हो रहा है, लेकिन इंसान पहुंच कहीं नहीं रहा है। गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ये न्यूट्रल गियर वाली बात बिल्कुल उस मानसिक स्थिति को दर्शाती है। दिमाग लगातार काम कर रहा है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? जब दिमाग हर वक्त पुराने खतरों या भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचता है तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अच्छा, मतलब फाइट और फ्लाइट मोड? हाँ, वही। दिमाग को लगता है कि सामने कोई बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वह शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन पंप करने लगता है। ओह, यानी शरीर हर वक्त किसी अदृश्य खतरे से लड़ने की तैयारी कर रहा है। एकदम सही। और इसीलिए ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान शारीरिक रूप से कुछ न करने के बावजूद दिन के अंत में एकदम थका हुआ महसूस करता है। ऊर्जा पूरी तरह से निचोड़ ली जाती है। हाँ, और ये जो नींद ना आने की समस्या है ना, वो भी इसी का परिणाम है। मतलब जब कोर्टिसोल इतना ज्यादा होगा तो नींद कैसे आएगी? बिल्कुल, नींद वो समय है जब हमारा सिस्टम खुद को रीबूट करता है, दिन भर की फाइलों को सेव करता है। जब इंजन इतना गर्म हो तो सिस्टम रीबूट ही नहीं हो पाता। ये तो एक पूरा चक्र बन गया, अनिद्रा और ओवरथिंकिंग का। हाँ, और ये चक्र इंसान के काम और रिश्तों को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। दीमक? ये शब्द बहुत चुभने वाला है, लेकिन सच है। अब सवाल ये उठता है कि जब कार का इंजन न्यूट्रल में फंसा हो और ये सारे लाल निशान डैशबोर्ड पर जलने लगे, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? सौभाग्य से हमारी स्रोत सामग्री हमें सुधार के लिए एक पूरा टूल किट भी देती है। 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। हाँ। सामग्री कहती है कि सबसे पहला काम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, किसी अपने से बात करना। बहुत जरूरी है ये। लेकिन यहाँ एक पेंच है। बहुत लोगों को लगता है कि यार सिर्फ बात करने से क्या हो जाएगा, समस्या तो वहीं की वहीं रहेगी ना। ये एक बहुत ही आम धारणा है। लोगों को लगता है कि बात करना बस मन हल्का करना है। हाँ, तो फिर विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? बोलने से दिमाग में क्या बदलता है? इसका एक बहुत ठोस न्यूरोलॉजिकल आधार है। मनोविज्ञान में इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। अफेक्ट लेबलिंग? हाँ, जब इंसान डरता है या तनाव में होता है तो दिमाग का एमिगडेला हिस्सा, जो हमारा अलार्म सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अच्छा, अलार्म बजने लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान अपनी परेशानी को शब्दों में ढालता है, ये बताता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, तो दिमाग का दूसरा हिस्सा सक्रिय हो जाता है। कौन सा हिस्सा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और सोचने का काम करता है। और जैसे ही ये हिस्सा काम करना शुरू करता है, एमिगडाला का अलार्म अपने आप धीमा पड़ने लगता है। अरे वाह, मतलब बात करना सिर्फ सांत्वना नहीं है, ये दिमाग के अलार्म को बंद करने का स्विच है। एग्जैक्टली। सिर्फ परेशानी को शब्दों में बयां करने से तनाव का स्तर तुरंत नीचे आ जाता है। कमाल है। अब इस टूल किट का जो अगला सुझाव है ना, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। कौन सा? फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज वाला। मतलब अगर समस्या मन की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो शरीर को थकाने से क्या फायदा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब भी उसी फाइट और फ्लाइट मोड में छिपा है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, कैसे? जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार होता है। मांसपेशियों में एक गहरा तनाव जमा हो जाता है। हाँ, वो जकड़न महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में हम किसी शेर से तो भाग नहीं रहे, हम बस कुर्सी पर बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं। सही बात है। तो वो जो सारी ऊर्जा और तनाव है, वो शरीर के अंदर ही फंसा रह जाता है। जब आप व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो असल में उस जमे हुए तनाव को बाहर निकालने का रास्ता दे रहे होते हैं। ओह, तो शारीरिक थकावट असल में उस मानसिक ऊर्जा का निकास द्वार है। हाँ, और एक्सरसाइज से एंडोर्फिन भी निकलते हैं जो प्राकृतिक दर्द निवारक होते हैं। अब ये बात एकदम साफ हो गई। अब आते हैं उस बिंदु पर जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, सोशल मीडिया से दूरी। ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है आज के समय में, है ना? मतलब ये स्थिति कितनी अजीब है। रात के बज रहे हैं 1, कमरे में अंधेरा है, इंसान तनाव कम करने के लिए फोन उठाता है। हाँ, रिलैक्स होने के लिए। लेकिन वहां क्या होता है? वहां वो दूसरों की चमकती हुई, फिल्टर लगी हुई तस्वीरें देखता है और अंदर ही अंदर और ज्यादा उदास हो जाता है। क्योंकि इस तुलना के पीछे का मनोविज्ञान बहुत निर्मम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वे डोपामाइन के झटके देते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा सामाजिक दबाव भी पैदा करते हैं। जब लोग दूसरों की सिर्फ अच्छी और एडिटेड चीजें देखते हैं तो दिमाग मान लेता है कि बाकी सब तो खुश हैं,
सारी कमियां बस मेरी ही जिंदगी में हैं। ये तो यार एक ऐसी दौड़ में भागने जैसा है जैसा फिनिश लाइन हमेशा खिसकता रहता है। क्या खूब कहा, खिसकता हुआ फिनिश लाइन। इंसान चाहे जितना तेज दौड़ ले, कोई ना कोई हमेशा उससे ज्यादा खुश या सफल नजर आ ही जाएगा। क्योंकि ये तुलना अवास्तविक है। हर इंसान अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहा है। एकदम सही। तो सोशल मीडिया से दूरी बनाना असल में दिमाग को इस अवास्तविक तुलना से बाहर निकालने का तरीका है। हाँ, ये याद दिलाने का तरीका है कि आभासी दुनिया असली जिंदगी का पैमाना नहीं है। और इसके बाद सामग्री में खुद के लिए समय निकालने और मेडिटेशन की बात भी की गई है। अगर इसे भी उसी स्मार्टफोन वाली तुलना से जोड़ें तो ये असल में अपने सिस्टम को रीबूट करने का समय है। बिल्कुल। मेडिटेशन बैकग्राउंड में चल रहे शोर को, उन एक्स्ट्रा टैब्स को बंद कर देता है जो बिना वजह मेमोरी खा रहे हैं, ताकि सिस्टम थोड़ा शांत हो सके। हाँ, ये सभी कदम असल में अलग अलग टूल है। कुछ शरीर के माध्यम से काम करते हैं जैसे एक्सरसाइज, कुछ विचारों के माध्यम से जैसे मेडिटेशन, और कुछ भावनाओं के माध्यम से जैसे बात करना। एक पूरा टूल किट है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? और मुझे यकीन है कि सुनने वालों के मन में भी ये आ रहा होगा, क्या सिर्फ इन 5 कदमों से हर समस्या हल हो जाएगी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका हो, अवसाद बहुत गहरा हो, तो क्या करना चाहिए? ये सवाल हमें इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण सलाह की ओर ले जाता है। सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि पेशेवर मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प। और इसके साथ ही एक 10 मिनट का चैलेंज भी तो दिया गया है। हाँ, रोज खुद के लिए 10 मिनट निकालना। मुझे ना इस 10 मिनट वाली बात पे थोड़ा संदेह है। अच्छा, क्यों? अगर सिस्टम बुरी तरह क्रैश है, इंसान गहरे अवसाद में है, तो दिन के सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताने से क्या बड़ा बदलाव आ जाएगा? आपका संदेह अपनी जगह सही है। 10 मिनट बहुत कम लगते हैं, जैसे समुद्र में एक बूंद। हाँ। लेकिन मनोविज्ञान में इसे इंटेंशनल हैबिट कहते हैं। बात सिर्फ समय की नहीं है, बात उस संदेश की है जो इंसान खुद को दे रहा है। कैसा संदेश? जब आप हर दिन जानबूझकर बिना किसी गैजेट के अपने साथ 10 मिनट बिताते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हैं कि मेरी मानसिक सेहत मायने रखती है, मैं इसके लायक हूँ। ओह, ये बहुत गहरी बात है। अवसाद में इंसान सबसे पहले अपनी ही कदर करना छोड़ देता है। ये 10 मिनट का समय आत्मसम्मान को वापस लाने की पहली सीढ़ी है। मतलब ये खुद को जताने का समय है कि हम खुद के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक पेशेवर मदद की बात है ना, मैं उस कार मैकेनिक वाली एनालॉजी को यहाँ फिर से लाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। यही तो समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। जब हड्डी टूटती है तो क्या कोई डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाता है? बिल्कुल नहीं, तुरंत भागते हैं लोग। क्या वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे? नहीं ना। तो फिर जब मन परेशान हो तो थेरेपिस्ट के पास जाने से इतना परहेज क्यों? बहुत सही पॉइंट है। आखिर ये धारणा क्यों बन गई है कि कार को मैकेनिक के पास ले जाना समझदारी है, लेकिन दिमाग को विशेषज्ञ के पास ले जाना कमजोरी? यही रूढ़िवादी सोच हमें तोड़नी है। एक काउंसलर बिल्कुल विशेषज्ञ मैकेनिक की तरह होता है। जब हमारे अपने टूल्स काम नहीं आते तो वही बता सकता है कि इंजन में असल खराबी कहाँ है। हाँ, और वो नए टूल देता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी एक को नजरअंदाज करके दूसरे को स्वस्थ रखना नामुमकिन है। पेशेवर मदद लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये साहसी कदम है खुद को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल साहसी कदम है। तो चलिए आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को एक बार संक्षेप में समेट लेते हैं। हमने शुरुआत की थी उस दिखावटी मुस्कान के सच से, जो एक नकाब की तरह इस्तेमाल होती है। फिर हमने समझा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने एनहेडोनिया को जाना और देखा कि ओवरथिंकिंग कैसे न्यूट्रल गियर में फंसी कार की तरह हमारी ऊर्जा चूस लेती है। अनिद्रा और कॉर्टिसोल का चक्र, और साथ ही हमने सुधार का टूल किट भी समझा। हाँ, कैसे अफेक्ट लेबलिंग दिमाग के अलार्म को शांत करती है, एक्सरसाइज कैसे जमे हुए तनाव को निकालती है ना, क्यों जरूरी है। और अंत में हमने पेशेवर मदद और 10 मिनट के चैलेंज की अहमियत को समझा, जो असल में खुद की कीमत पहचानने का जरिया है। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि मानसिक सेहत अपने आप ठीक नहीं होती। इसके लिए एक सक्रिय प्रयास करना पड़ता है हर दिन। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही संपूर्ण यात्रा रही। और अब चर्चा को खत्म करते हुए मैं उसी पहले विचार की तरफ वापस लौटना चाहूंगा जहां से हमने शुरुआत की थी। इस पर ना थोड़ा गहराई से विचार कीजिएगा। कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ एक दिन के लिए इस दुनिया से ये दिखावटी मुस्कान वाला फिल्टर पूरी तरह से हट जाए। सब कुछ असली। हाँ,
अगर हर इंसान अपने असली मानसिक रूप में दिखे, जो उदास है वो उदास दिखे, जो तनाव में है उसका तनाव चेहरे पे नजर आए, और जो टूट चुका है उसकी दरारें सबको दिखाई दे, तो जरा सोचिए ये दुनिया कैसी लगेगी। बहुत अलग लगेगी। क्या तब भी हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक देखकर खुद से तुलना करेंगे? क्या तब हम समझ पाएंगे कि ये तुलना कितनी बेमानी है? शायद हाँ। शायद उस दिन हमें एहसास होगा कि सड़क पर चलने वाला हर इंसान अपनी कोई ना कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और तब ये 10 मिनट का चैलेंज या पेशेवर मदद लेना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे पहली जरूरत बन जाएगा। इस विचार पर जरूर सोचिएगा।